तो गुड इवनिंग। मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, sir. तो आज हमें करना है पहले कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड फील्ड। तो पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोल सकते हैं या फोर्स बोल सकते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब होता है वो फोर्स या फील्ड जिसके लिए वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करता हो, एंड इसीलिए अगर क्लोज्ड पाथ में वर्क डन कैलकुलेट करूं तो उसकी वैल्यू 0 आती हो तो उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। इसके लिए वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल में याद रख सकते हैं ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर आपने ये फर्स्ट लाइन क्या लिखी है इक्वल टू 0? जब हम इंटीग्रेट करते हैं इस तरह तो इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आपने सिर्फ ये पढ़ा होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह से यूज कर दूं तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड पाथ। आई बात समझ? या इसी चीज को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड पाथ। आई बात समझ? यस सर। ओके, तो पहले से मैंने डिफाइन किया क्लोज्ड पाथ में अगर टोटल वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, अगर उसकी वैल्यू 0 आती हो तो वो कंजर्वेटिव होगा, इसलिए वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। उसके एग्जाम्पल मैंने डिफाइन किया ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग। ये सारे अलग अलग कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव इसका जस्ट उल्टा होगा कि क्लोज्ड पाथ में वर्क डन उसकी वैल्यू नॉन जीरो होती होगी एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करता होगा इन द फॉर्म ऑफ डिसिपेटिव फॉर्म, हीट, लाइट, साउंड, किसी भी फॉर्म में। इसीलिए वो पाथ डिपेंडेंट टर्म होगा। जैसे जितने भी डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें नॉन कंजर्वेटिव में आती हैं। अब हमें पहले डिफाइन करना है इस कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के बेस पे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप इस सिंपल इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा एंड सॉल्व कर सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक रिलेशन होता है फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, होता है F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। इस पर्टिकुलर टर्म को आप तीन डिफरेंट कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास फोर्स एक वेक्टर पॉइंट की उसके पास तीन कंपोनेंट हो सकते हैं। तो एक मैं कर सकता हूँ एक्स कंपोनेंट, तो ये हो सकता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। एक हो सकता है मेरे पास वाई कंपोनेंट माइनस डी यू बाई डी वाई, एंड एक हो सकता है मेरे पास जेड कंपोनेंट माइनस ऑफ डी यू बाई डी जेड। इस तरह से आप उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं उस फोर्सेस के बेस पे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। okay. किसी को नोट डाउन करना है क्या मैं क्वेश्चन बताऊं? सर नोट डाउन कर रहे हैं।
यश का कोई डाउट यहाँ तक आपको? नो सर। पुनीत? यस सर, एक बार थोड़ा सा समझा दो। मैंने कहा फोर्स कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव दो तरह का। पहला कंजर्वेटिव टर्म के लिए अगर वर्क डन कैलकुलेट कीजिए क्लोज्ड पार्ट में, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई मास है, इसको मूव करूं फ्रॉम ग्राउंड टू किसी लेवल तक, अगर मैं इसको उठा के ले जाऊं किसी हाइट तक एंड देन फिर रिटर्न बैक ले जाऊं उसी पॉइंट पे, तो अपवर्ड जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव, डाउन जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव। ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नेगेटिव, वर्क डन टूवर्ड्स ग्रेविटी पॉजिटिव, तो दोनों का सम कीजिएगा क्लोज पाथ में तो कितना आएगा? जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसके लिए क्लोज पाथ में वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है? जीरो आती है। तो इसी तरह मैं डिफाइन किया वो सारे फोर्सेस या फील्ड जिसके लिए क्लोज पाथ में वर्क डन की वैल्यू कितनी हो? जीरो, उसको कंजर्वेटिव, जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग, ये सारी। दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव, जिसमें क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो ना हो, वो पाथ पे डिपेंड करता हो एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट करता हो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जैसे हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में डिसिपेट करता हो, तब उनको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स एंड सारी चीजें। आई बात समझ? यस। यहाँ तक सबने लिख लिया? यस सर। ओके, सर ये जी बताइए। F is equal to जी ये पूछिए। सर, ये माइनस डी यू में क्या यू क्या है इसमें? यू पोटेंशियल एनर्जी है। ओके सर। एक क्वेश्चन था कि अब मान लीजिए आपके पास कोई एक पाथ है इस तरह से इंक्लाइन एंड फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पाथ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, ये किसी इंक्लिनेशन पे सपोज 30 डिग्री पे, एंड यहाँ से यहाँ तक हाइट दे रखी है 2 मीटर। ये पूरा सरफेस रफ सरफेस है हैविंग सेम फ्रिक्शन। इस तरह इस पॉइंट को मान लीजिए ए, इस पॉइंट को मान लीजिए बी, इस पॉइंट को मान लीजिए सी। कहता है इफ total energy at A is equally dissipated along AB and BC, then find coefficient of friction and x. यहाँ से यहाँ तक distance traveled x है। क्वेश्चन समझ आया सबको? क्वेश्चन समझ आया? यस सर, बट हिंट दे दीजिए। कोई ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, तो पहले इसके पास कौन सी एनर्जी होगी पहले आप वो कैलकुलेट कीजिएगा। तो आप बोलिएगा किसी हाइट पे रेज्ड है तो उसकी ग्रेविटी की वजह से उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। उस एनर्जी को आप दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि उसने कहा कि ए बी के लॉन्ग एंड बी सी के लॉन्ग दोनों में एनर्जी इक्वली डिसिपेट करती है। तो जितनी एनर्जी यहाँ पे होगी उसको हाफ हाफ दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, एक पाथ ए बी के लॉन्ग और एक पाथ बी सी के लॉन्ग। दूसरा, एनर्जी डिसिपेट किसकी वजह से होगा? तो आप बोलिएगा फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? आप बोलिएगा नॉन कंजर्वेटिव। एंड नॉन कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। तो इस पाथ के लॉन्ग फोर्स कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, उसके बेस पे इक्वेट कीजिएगा, आपको म्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिमिलरली बी से सी के लिए कैलकुलेट कीजिएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई कीजिए।
सर आप फिर एक्सप्लेन कर देंगे? पहली चीज, टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी हो सकती है, पहले आप वो लिख लीजिए, ठीक है। फिर उस एनर्जी को आप दो इक्वल हाफ में ब्रेक कर दीजिए, हाफ हाफ। तो मैं बोल सकता हूँ हाफ ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए, हाफ ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए। ये दो पाथ के लॉन्ग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ऐसे कहा ना कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वली डिसिपेटेड अलोंग ए बी एंड बी सी। अब देखिए ए बी जो पाथ है वो इंक्लाइन पाथ है, और इसके अलोंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा उस एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए। फ्रिक्शन क्या होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो पाथ पर डिपेंड कर सकता है। तो इस पाथ के लॉन्ग फोर्स कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप वो कैलकुलेट कीजिए एंड देन उस एनर्जी को इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों को इक्वेट कीजिए, उनकी वैल्यू आ जाएगी जो अननोन टर्म होगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना कितना होगा, इक्वेट कीजिए एंड सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप क्या बोलेगा? उस ब्लॉक पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी एक्ट करती होगी, उसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट जिसको कॉस कंपोनेंट बोल सकते हैं, और एक कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। इस तरह से दो कंपोनेंट हो सकता है, बोल सकते हैं। यस सर। फ्रिक्शनल फोर्स होता है किसके इक्वल है, न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, अगर ये थीटा है, ये एम जी है, तो ये मेरे पास एम जी कॉस थीटा। हमने पीछे पढ़ा था कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। यस सर। इस पाथ ए से बी तक मुझे ये डिस्प्लेसमेंट लेना है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स पाथ पर डिपेंड करता है। तो ए से बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैलकुलेट करना है। आपको थीटा पता है, आपको हाइट पता है, तो हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लीजिएगा यूजिंग साइन थीटा। दोनों वैल्यूज आपको पता चल गई, पुट कर दीजिए, वहां से म्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आया समझ? यस सर। अब कोशिश कीजिए। सही है। यशिका सॉल्व हुआ आपसे? सर हो रहा है।
सर जो हमने सेकंड इक्वेशन बनाई जो स्प्लिट करके बनाई, तो इसमें हमें F2 भी नहीं पता और D2 भी नहीं पता, तो कैसे होगा? आप यहाँ कैलकुलेट कर सकती हैं। देखिए जैसे मेरे पास ये पाथ कैसा है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पाथ में नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? जैसे अगर कोई ब्लॉक ले लीजिए तो उस पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा? mg। तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? n। तो यहाँ पे n mg के इक्वल सिर्फ हो जाएगा। आई बात समझ? और d2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? x के इक्वल। क्योंकि हमने म्यू कैलकुलेट कर रखा है फर्स्ट पार्ट में, उसी टर्म को यहाँ पुट करेंगे फ्रिक्शन में। यस आई बात समझ? यस सर ये जो हाफ किया है हमने सेकंड पार्ट में F2 D2 में, तो उसमें D2 कौन सा डिस्टेंस लेना है? b से c तक विच इज x। ओके ओके ओके, अच्छा वो बता दीजिए, मैंने पूछा। नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे कितना एक्ट हो रहा है? अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, अपवर्ड को पॉजिटिव मानिए, डाउनवर्ड को नेगेटिव मानिए, दोनों का सम इज इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ पे n किसके इक्वल होना चाहिए? नेगेटिव ऑफ mg cos थीटा या पॉजिटिव ऑफ mg? नेगेटिव, ओके। नहीं समझ पाए आप? मैं अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूं तो अपवर्ड को पॉजिटिव मानूंगा एंड डाउनवर्ड को नेगेटिव मानूंगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 0। मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो n इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? ओके सर, ओके। और सर मेरा वो सही है? हाँ, वो म्यू की वैल्यू शायद सही है। सिर्फ फ्रिक्शन थ्रू आउट A to C सेम ही रहेगा? हाँ, उसने कहा सेम है, इसलिए हर जगह म्यू ही है, इसलिए चेंज नहीं कर रहा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तो इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल पाथ के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है ना। तो आई थिंक ये आंसर नहीं आएगा, कुछ और आएगा। नम्रा एक बार चेक कीजिए कैलकुलेशन। नोहा आपने सॉल्व किया या कोई डाउट? सर हम x की वैल्यू किस इक्वेशन से निकालेंगे? यहाँ से सेकंड सर टर्म से। मैंने यहीं से ही निकाली। ओके, फिर देखता हूँ मैं सॉल्व करते हो। याशिका आपने सॉल्व किया? वेट, मैंने वो कर लग सबसे पहले आपको एनर्जी एट पॉइंट ए ग्रेविटी की वजह से mgh, आप इतना ही रहने दीजिए, उसकी वैल्यू मत पुट कीजिए। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो हो जाएगा mgh/2 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लाइंड पाथ में न्यू टाइम्स mg cos थीटा, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड पाथ के लिए sin theta is perpendicular by hypotenuse, so hypotenuse is equals to perpendicular by sin theta, it means h by sin theta। आप इन दोनों टर्म को इक्वेट कीजिएगा, यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी। नम्रा एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए, क्या आपने यही यूज किया था? सर मैंने डायरेक्ट पहले वैल्यूज निकाल ली थी,
हाँ एनर्जी की भी, फिर हाफ एनर्जी की भी, और डिस्टेंस की भी निकाल ली थी, उससे फ्रिक्शन निकला था। आपका आंसर इतना फ्रिक्शन होना चाहिए। 5। कितना आंसर आया आपका? यस सर, 1/2√3 आया था, फिर मैंने। हाँ जी सही है। फिर आपने रेशनलाइज कर दिया था। यस सर। ओके। बट सर फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट में फर्क होगा ना? फ्रिक्शनल फोर्स एक अलग टर्म है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक अलग टर्म है। तो सर एक जो आपने इक्वेशन हाफ एनर्जी की लिखवाई, इससे तो फ्रिक्शन निकलेगा। नहीं नहीं, उसने कहा कि जो एनर्जी टोटल एट पॉइंट ए है वो दो पार्ट में डिसिपेट हो रही है। एक इंक्लाइंड प्लेन में फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से, और एक हॉरिजॉन्टल पाथ में जो फ्रिक्शन है बी से सी तक उसकी वजह से। आई बस समझ। बट थ्रू आउट द सरफेस ए टू सी म्यू की वैल्यू सेम है, ये मैंने कहा था। अच्छा, तो उसका कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा सेकंड टाइम में। हाँ, तो वो फिर गलत कोएफिशिएंट किया सेम था। रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? उसने रफनेस ऑफ द सरफेस सेम रखा है, इसलिए रफनेस अगर सेम होगी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, बट इंक्लिनेशन चेंज करने की वजह से उसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू चेंज करूंगा तो पूरा टर्म चेंज करेगा ना। यस सर। अगर थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दूं तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दूं तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो थीटा के रिस्पेक्ट में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज कर सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू चेंज कर सकती है, कोएफिशिएंट चेंज नहीं कर सकता। ओके सर। सिमिलरली इस टर्म में mgh/2, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ mg क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाथ है, एंड डिस्प्लेसमेंट x। तो यहाँ से आप म्यू कैलकुलेट कीजिए, उसको यहाँ पुट कर दीजिए, वहां से x आ जाएगा। उन्नीस समझ आया मैंने ये कैसे लिखा है ये? सर इसमें एच क्या होगा? h यहाँ पे दे रखा है ना, 2 मीटर। सर पर वो उसके अलोंग थोड़ी जा रहा है, वो तो ए बी के अलोंग जा रहा है। तो मैंने इस टर्म को कन्वर्ट किया ए बी के पाथ के अलॉन्ग। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, आपका एंगल पता है, तो मैंने हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लिया। sin theta is perpendicular by hypotenuse, so hypotenuse is equals to perpendicular by sin theta, इसलिए मैंने यूज किया है। आया समझ? ओके सर। गुड नंबरा। नोहा x की वैल्यू इस इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। आपका आंसर गलत है।
याशिका सॉल्व हुआ? यस सर, मैंने आपको आंसर भेजा। आपने मुझे आंसर सेंड किया है? नहीं। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे से MGH और यहाँ से MGH सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास बच जाएगा इस साइड 1/2 इज इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा, बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऊपर भेज दीजिए तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो म्यू इज इक्वल्स टू सिंपली आ जाएगा tan थीटा बाई 2। tan थीटा को थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दीजिए तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 1/2√3। सबका आंसर इतना आया म्यू की वैल्यू? नोहा इतना आया आंसर? अब देखिए इसके बाद इस टर्म में वैल्यूज पुट कर दीजिएगा तो mg और mg कैंसिल आउट, x इज सर इक्वल्स टू, एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए। सर मैंने इस इक्वेशन से ना फ्रिक्शन निकाल रहा था, फिर फ्रिक्शन को म्यू इनटू न्यूटन में कर दिया था, तो ये भी अच्छा, ठीक है आपने ना? फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए पहले म्यू कहाँ से कैलकुलेट किया था? म्यू नहीं से मतलब मैंने फ्रिक्शन में कुछ डाला ही नहीं था, F1 को ऐसे ही रहने दिया, D1 की वैल्यू निकाल ली थी, अच्छा, फिर यहाँ से म्यू नहीं मतलब f निकाल लिया, फिर उसको फ्रिक्शन निकला कन्वर्ट कर था, लिया, फिर फिर वहां से उसे म्यू निकालिए। हाँ, फिर वो जो F इज इक्वल टू म्यू इनटू न्यूटन हाँ वो भी सही है, नॉर्मल। वो हाँ भी सही है। mg कैंसिल आउट तो यहाँ से आ जाएगा h/2 टाइम्स ऑफ म्यू, h की वैल्यू दे रखा है 2, 2 और 2 कैंसिल आउट, म्यू की वैल्यू इतनी, तो पूरा टर्म आ जाएगा 2√3 मीटर। तो x की वैल्यू इतनी और म्यू की वैल्यू इतनी। उनीब समझ आया आपको? सर पर h तो अभी सर 4 हुआ ना फिर? h की वैल्यू कितनी दे रखी है देखिए, सर पर हाइपोटेन्यूज 4 होगा। मैंने हॉरिजॉन्टल पाथ के लिए निकाला ना यहाँ पे b से c तक, तो b से c तक तो कोई हाइपोटेन्यूज नहीं है, वो तो अलोंग सिंपल लेंथ है विच इज x, और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया एनर्जी एट सर पॉइंट पर ए कितनी थी? स्लोप के लॉन्ग तो 4 ही। हाँ तो स्लोप के लॉन्ग तो यहाँ पे यूज किया ना मैंने, ये इक्वेशन समझ आया आपको मैंने कैसे यूज किया ये इक्वेशन समझ आया आपको मैंने कैसे यूज किया? यस सर, सर वो समझ आ गया सर, मेरे को 2 और वो समझ नहीं आया। आपने इसकी वैल्यूज पुट की होगी, h की वैल्यू 2 पुट की होगी एंड sin 30 1/2t पूरा टर्म 4 हो गया होगा, ये बात कह रहे हैं आप? यस सर। तो मैंने इनकी वैल्यूज नहीं पुट की, सिंपली जो जो टर्म कॉमन है दोनों साइड उसको कट आउट कर दिया, तो mgh पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास ये बच जाएगा। तब मैंने यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो ये आपका इंक्लाइन पाथ के लिए हो गया।
अब ये सेकंड पाथ बी से सी तक हॉरिजॉन्टल पाथ है, तो इसमें स्लोप लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सिंपली एम जी के इक्वल है। आई बात समझ? यस सर। सर तो मतलब जो एच है वो मतलब हाइट अबव द हाँ सरफेस है ना, परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर हाइट है, क्योंकि टोटल एनर्जी तभी तो डिफाइन किया मैंने यहाँ पे। ओके सर, ओके सर। नोहा आपको समझ आया? यस लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। पनीर लिख लिया आपने? यस सर। आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हैं? नो सर। अच्छा, पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ लीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कोई भी अगर आपको एक फंक्शन दे रखा हो, सपोज कर लीजिए f इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और आपको वैल्यूज दे रखी हो x स्क्वायर y स्क्वायर, कुछ इस तरह से, या दोनों का प्रोडक्ट सपोज कर लीजिए x स्क्वायर y, कुछ इस तरह से। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम दो तरह से डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं एक्चुअल डिफरेंशिएशन और एक को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्चुअल डिफरेंशिएशन हम इस तरह से यूज करते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन एक्स वाई। इसका मतलब होता है हर टर्म वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे कितने टर्म है? दो, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, दोनों ही वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, एंड दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है? फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए सेकेंड को मल्टीप्लाई में, प्लस सेकेंड को डिफरेंशिएट कीजिए फर्स्ट को मल्टीप्लाई में। ऐसे लिख सकता है। ये समझ आया डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया? मैंने x को डिफरेंशिएट किया कीपिंग सेकेंड टर्म इन मल्टीप्लिकेशन, फिर मैंने y को डिफरेंशिएट किया कीपिंग फर्स्ट टर्म इन मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट रूल। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो। अगर इसी चीज को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हो तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फंक्शन एक्स वाई। इसका मतलब होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, बाकी सारे टर्म चाहे वो कांस्टेंट नंबर हो या कोई और वेरिएबल भी हो, सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पे पहला मैंने x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ x वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, वाई स्क्वायर एक्ट एज कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो मैं उसको कोएफिशिएंट मान सकता हूँ। सो वी कैन डिफरेंशिएट लाइक y स्क्वायर एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिंपली 2x, तो इतना बच जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक कोई डाउट? ये समझ आया? यस सर। सिमिलरली अगर Yes. आपको डिफरेंशिएट करना है फंक्शन y के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पे किसको वेरिएबल मानूंगा? सिर्फ y को, कांस्टेंट x को मानूंगा, तो x स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा एंड y का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा। इसका मतलब अब ये हुआ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ वही वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है, रेस्ट ऑफ द होल टर्म विल एक्ट एज कांस्टेंट। बट एक्चुअल डिफरेंशिएशन में हर टर्म वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा एक्सेप्ट नंबर। ये बात समझ में आई? यस सर। याशिका समझ आया आपको? यस सर।
ओके, तो ये होता है मेरे पास एक्चुअल डिफरेंशिएशन और ये होता है मेरे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैंने आपको जो पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट करते वक्त पार्शियल डिफरेंशिएशन है। देखिए मैं डेल ओवर डेल एक्स लिखा मैंने, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को, आपको अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है तो डिफरेंशिएट कीजिए पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग रेस्ट ऑफ द होल टर्म टू बी कांस्टेंट। सिमिलरली एफ वाई के लिए माइनस ऑफ डी वाई ओवर कीपिंग रेस्ट ऑफ द टर्म टू बी कांस्टेंट, एंड वहां पे कोऑर्डिनेट की जगह पे ये टर्म पुट कीजिए, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आंसर आएगा फोर्स इन वेक्टर टर्म इज इक्वल्स टू एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप वाई कॉम्पोनेंट जे कैप। ये आपका आंसर होना चाहिए। समझ आया? यस ओके, यस कोशिश सर। कीजिए सॉल्व करने की। एक मिनट है, आप जब तक सॉल्व कीजिए। ओके, यस नम्रा, कोई डाउट? नो सर। सर इसमें ये जो -1 और 1 कहाँ एंड में, थर्ड स्टेप में यूज करेंगे जो हम फोर्स कर रहे हैं? जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्स एंड वाई के टर्म में आएगा, उसकी जगह पर आएगा। फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो उसमें भी एक्स एंड वाई के टर्म में आएगा आंसर, उसकी जगह पुट कीजिएगा। ठीक है, -1 और 1। -1 एक्स की वैल्यू होगी और 1 वाई की वैल्यू होगी। उसी तरह अगर 3 डिफरेंट वेरिएबल होते हैं तो वहां पे जेड कोऑर्डिनेट पे गिवन होता। सभी कुछ समझ आ रहा है आपको, या पूछिए, कुछ ना समझ में आया हो तो मैं बता दूं आपको।
गुड नम्रा। याशिका आपको समझ आया? सॉल्व हो गया आपसे? सर बट ये -1 और 1 कहाँ यूज होगा? जैसे आपने फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x स्क्वायर वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, तो माइनस साइन आपका बाहर हो जाएगा, 2y एज इट इज कोएफिशिएंट की तरह। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। बोल सकते हैं? यस। तो यहाँ पे x और y आ गया ना। अब x की जगह पुट कीजिए -1, y की जगह पुट कीजिए 1, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4, x की जगह पे -1, y की जगह पे +1, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +4। आई बात समझ? यस। सिमिलरली सेकंड टर्म सॉल्व कीजिए। नोहा समझ आया आपको? यस सर। सभी आपको समझ में आया मैं कैसे डिफरेंशिएट किया इसको, इस टर्म को? उन्हीं आपने ये माइनस साइन नहीं देखा शायद। fx is minus of du over dx and fi is minus of du over dy. Yes, sir. Yes. Good, Yashika. गुड उन्हीं। नोहा आपने सॉल्व कर लिया? सेकंड आंसर थोड़ा सा गलत है। देख कैसे, सेकंड टर्म में मैं जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x स्क्वायर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, सो माइनस ऑफ 2x स्क्वायर टेकन एज कोएफिशिएंट, y का डिफरेंशिएशन 1, सारे टर्म की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर +1, और यहाँ पे कोई y नहीं है, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। अब इन टर्म को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये टर्म आ जाएगा 4i कैप और ये टर्म आ जाएगा -2j कैप। समझ आया नुहा? सभी समझ आया आपको? किसी कोई डाउट यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट टर्म होता है इसी पर्टिकुलर, अगर हम एनर्जी एंड फोर्स के बीच में रिलेशन अगर जानते हैं तो इसके बेस पे हम टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ठीक, और उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक बाउल ले लिया
एंड इस तरह से प्लेस्ड है। ये 3 तरह से मैं अलाइन कर सकता हूँ, ठीक इस तरह से। अब मैंने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया इस पॉइंट पे, एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया इस पॉइंट पे, एंड एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया इस पॉइंट पे। अगर मैं बोलूं कि इन ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिस्प्लेस कीजिए अपने पोजीशन से, तो उसकी वजह से उसके मूवमेंट में क्या फर्क पड़ेगा उसको जानना है। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो वो कुछ इस पॉइंट तक आ जाएगा। सेकंड ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो कुछ इस पॉइंट तक आ जाएगा, एंड थर्ड ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो कुछ इस पॉइंट तक आ जाएगा। तो इन तीनों मोशन में देखिए, क्या वो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करूं किसी इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में करूं या तो इस डायरेक्शन में करूं, थोड़ी सी हाइट राइज करने के बाद वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा। बोल सकते हैं? यस सर। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि अभी जो पोजीशन है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो लोएस्ट पोजीशन है इस पॉइंट पे। जैसे ही आप स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो उसका पोजीशन राइज करने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब इस पॉइंट पे उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ठीक। एंड अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूं तो ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है। जैसे स्लाइटली डिस्प्लेस कीजिएगा तो उसका पोजीशन शिफ्ट होने की वजह से डाउनवर्ड जाता है, तो वो उससे कम एनर्जी होगी। मतलब ये पॉइंट उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। बोल सकते हैं? एंड इस मिडिल वाले पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकता है। तो इस कंडीशन को हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और इस कंडीशन को हम अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? मुनीब, यहाँ तक कोई डाउट? नो। अब इन तीनों कंडीशन को अगर मैं, ये तो मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तब आपको ऐसे समझ आया। अगर आपको इक्वेशन वाइज गिवन हो तो आप चीजों को कैसे समझिएगा? तो इक्वेशन वाइज डिफाइन कर रहा है अगर एनर्जी, तो आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए ताकि फोर्स तक कैलकुलेट हो जाए। क्योंकि हमारे पास रिलेशन होता है F इज माइनस ऑफ du बाई dr। इस टर्म को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है विद नेगेटिव साइन, तो इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x। बोल सकता हूँ। मतलब अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ दे रखा है, उसका आप स्लोप कैलकुलेट कीजिए विद नेगेटिव साइन, उसके बेस पे आप फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। तब देखिए इस फोर्स की वैल्यू कैसे कैसे चेंज कर सकती है, मैं उसको डिफाइन करता हूँ इन पाथ के लिए। देखिए, सपोज कर लीजिए अगर मैं इसी कंडीशन को इस तरह, आपका पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, मुझे वहां पे फोर्स कैलकुलेट करना होता, जैसे लोएस्ट पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे एंड फिर इस पॉइंट पे। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करना होता तो यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे फोर्स ड्रॉ करना होता तो यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करते हैं। अब उस स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे अगर आप इंक्लिनेशन चेक कीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे इंक्लिनेशन चेक कीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे स्लोप कैसा आएगा? सपोज कर लीजिए इस पॉइंट को मैंने ए कहा एंड इस पॉइंट को मैंने बी कहा, और ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको सी बोल दीजिए।
नंबर आप बता सकती है पॉइंट ए पे स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती होगी, स्लोप पॉजिटिव है। इसके साथ अगर मैं नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि मुझे फोर्स चाहिए, तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यस सर। तो यहाँ पे फोर्स एट पॉइंट ए नेगेटिव है, मतलब वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन या टुवर्ड्स सी एक्ट करता होगा, बोल सकता हूँ। यस सर। सिमिलरली अगर बी पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट कीजिए, तो बी पॉइंट पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता होगा? यहाँ पे स्लोप कैसा दिख रहा है नेगेटिव। आपको, स्लोप नेगेटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो पूरी वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव, मतलब फोर्स एट पॉइंट बी पॉजिटिव है। तो अगर आप इसको ओरिजिन मान लीजिए, इस टर्म को यहां से यहां तक, तो इस पॉइंट पे फोर्स नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब इधर की तरफ फोर्स जा रहा है, और इस पॉइंट पे फोर्स पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब इधर की तरफ जा रहा है। तो ये हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो उसको ओरिजिन पॉइंट पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की है। यस सर। तब इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आई बात समझ? याशिका, यस ये सर। बात समझ में आई आपको? यस सर। अगर मैं थर्ड कंडीशन इसको डिफाइन करूं और इसके लिए अलग अलग पॉइंट कंसीडर कर लूं, एक पॉइंट ये मान लीजिए बी, एक पॉइंट ये मान लीजिए ए, और एक पॉइंट ये मान लीजिए सी। तो इस ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन चेक करना है, और उसका इंक्लिनेशन कैसे है। फर्स्ट अगर बी पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ कीजिए, कुछ इस तरह से होगा। ए पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ कीजिए, कुछ इस तरह से होगा। इसको मैं ओरिजिन बना दूं यहां से यहां तक। अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप निकालूंगा तो ये नेगेटिव है, इंक्लिनेशन, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, फोर्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इस पॉइंट पे कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये मेरे पास इंक्लिनेशन पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाइड, तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब फोर्स एट पॉइंट बी नेगेटिव आ जाएगा। सो अगर आप इसको ओरिजिन मान लीजिए, तो यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। क्या वो ऑब्जेक्ट कभी मीन पोजीशन की तरफ आ पाएगा सेंट्रल पॉइंट पे? नो सर। तो वो इक्विलिब्रियम अटेन कर पाएगा? आप बोलिएगा नहीं कर पाएगा। आई बात समझ? यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए, मैं 1 मिनट में। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नम्रा, कोई डाउट आपको? नो सर। सबने यहाँ तक लिख लिया? यस सर। याशिका, यस सर। नोहा, कोई डाउट? नो सर।
आपको क्वेश्चन में गिवन होगा potential energy as a function if u is equals to 10 plus x minus 2 whole square. आपको बोले फाइंड फोर्स, तो सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट करके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक चीज और पूछ सकता है आपको, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ठीक, या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो आप ये कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। आपने एक टर्म पढ़ा होगा मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, पढ़ा है डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में। नम्रा कुछ याद? सर ध्यान नहीं, बड़ा होता है। ओके, तो याद रखिएगा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन df ओवर dx कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो वहां से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है। अब मुझे चेक करना है कि वो मैक्सिमम ही है या मिनिमम है, तो इसके लिए एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन दो डिफरेंट वैल्यूज दे सकता है आपको, या तो वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या तो वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव हुई तो जो f है वो मिनिमम होगा, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो जो f होगा वो मैक्सिमम होगा। यहां तक कोई डाउट? नो सर। जैसे अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो आपको u दे रखा है, तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता, du ओवर dx, 10 बीइंग कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसको डिफरेंशिएट करते तो 2 टाइम्स x माइनस 2 एंड x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो आपको पूरी वैल्यू इतनी आती, मतलब 2 टाइम्स x माइनस 2 इतना होता। ये आपको du बाई dx, इसी में अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर्स आ जाता। सो f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ du बाई dx, मतलब माइनस ऑफ 2 x माइनस 2 इतना आ जाता। ये आपको फोर्स की वैल्यू आ गई। फिर आपसे पूछता कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड कीजिए, मतलब वो पॉइंट जहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी है 0, वो पॉइंट कीजिए। तो इसको आप 0 के इक्वल पुट कर सकते थे, तो वहां से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड होता था। तो अगर आपसे पूछता पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप क्या करते, फोर्स की वैल्यू को 0 पुट कर लेते। दूसरा कि पोजीशन इक्विलिब्रियम का स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये डिफाइन कीजिए। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, सेकंड डिफरेंशिएट करके देखिए। तो अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, 2 बीइंग कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, ये पूरी वैल्यू आपको कैसे दिख रही है? 2 आ गई। क्या ये 2 पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो वो क्या टर्म डिफाइन करता है, मिनिमम और मैक्सिमम। सो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होती है तो वो स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? स्टेबल। इसलिए बोल सकता हूँ कि वो पोजीशन स्टेबल पोजीशन डिफाइन करता होगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू 0 पुट करूँ, मतलब ये टर्म 0 पुट कर दीजिए, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये जो पोजीशन होगा 2 वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइन करता होगा उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए। फिर उस पोटेंशियल एनर्जी में आप u की वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिएगा, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर
which is equals to 10 जूल, तो ये उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यहाँ तक किसी कोई डाउट? तो आपको एक इक्वेशन दे सकता है और इतनी सारी चीजें पूछ सकता है इस सिंगल इक्वेशन से। समझ आया? किसी कोई डाउट हो तो पूछिए। सर डबल डिफरेंशिएशन डाउट सर, वहाँ इसको पे -2 था तो फिर नहीं, मैंने u को डिफरेंशिएट किया, f को नहीं डिफरेंशिएट किया, मैंने इस टर्म को डिफरेंशिएट किया। वैसे कोई बात नहीं, आप इसको भी डिफरेंशिएट कीजिएगा, सेम ही रिजल्ट देगा, क्योंकि वो बाहर कोएफिशिएंट में है, उससे जाके वो पूरी वैल्यू उसको डिफाइन करेगा। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, मैं आपको इस चीज को ग्राफिकली समझाता हूँ कि फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा क्यों होता है और ऐसी वैल्यू क्यों आती है। written. ओके, नोहा आपने लिख लिया? Yes, sir. मीर? यस सर। लेकिन आपको दिखाता हूँ कैसे वो चीजें हो रही है। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है इस तरह, ग्राफ ऐसा दिख रहा है, यह आपका फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें एक बार, तो वो उस ग्राफ के ऊपर टैंजेंट को बताता है। तो अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं उस पर्टिकुलर टर्म को, तो क्या बताता है? टैंजेंट टू द कर्व, उसको बताता है। अभी टैंजेंट आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं उस ग्राफ के ऊपर, जहां पे वो आपसे स्लोप पूछता है उसके अकॉर्डिंग। मैंने ड्रॉ करना है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इसके लोएस्ट पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे। अब अगर वो हाईएस्ट पॉइंट है या लोएस्ट पॉइंट है, जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट को डिफाइन कर रहा है एंड ये लोएस्ट पॉइंट को डिफाइन कर रहा है, इन दोनों ही कंडीशन में उस लाइन का स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना होगा? नम्रा बता सकती है इस पर्टिकुलर लाइन का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना हो सकता है? 0. गुड। इसीलिए मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन उसको क्या कहा था? 0 पुट करने का कहा था, क्योंकि ये टर्म क्या बताएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा उसको बताएगा। आई बस समझ? इसीलिए फॉर एनी फंक्शन टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। ये बात समझ में आ गई? पुनीत समझ आया बात? सर एक बार फिर से समझाए। किसी भी फंक्शन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर टैंजेंट को बताता है। और मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया, एक पॉइंट इस पॉइंट पे और एक पॉइंट इस पॉइंट पे। ये दोनों ही पॉइंट पे जो टैंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए उसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 0 के इक्वल है, तो वो पॉइंट मैक्सिमा है या पॉइंट मिनिमा है। आई वाज समझ? यस सर।
तो अब इसका उल्टा मैं पूछूं कि अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कर दीजिए, जीरो की इक्वल पुट कर दीजिए, बोल सकते हैं? यस सर। ओके, अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या बताता है? सेकेंड डेरिवेटिव बताता है tangent जस्ट नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर f डैश x, या फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट पे tangent को बता रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट को बताता है, इस पॉइंट पे tangent बताता है। तो उसी तरह सेकेंड डेरिवेटिव tangent इस नेक्स्ट पॉइंट को बताएगा। तो अगर वो नेक्स्ट पॉइंट कुछ यहाँ पे है तो क्या इस पॉइंट से वो बिलो है या अबव है? तो आप बोलिएगा बिलो है। उस पॉइंट का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट पे tangent इस पॉइंट पे, उस पॉइंट का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। उन्नीब यहाँ पे बताइए, इस इंक्लिनेशन ऑफ ग्रीन लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर नेगेटिव। गुड। तो मेरे पास सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन सिंपली क्या बताता है? tangent next to first derivative, that is d of dx। तो इस पॉइंट के जस्ट बाद इस पॉइंट के ऊपर tangent ड्रॉ कीजिएगा तो नेगेटिव इंक्लिनेशन है, एंड इस पॉइंट के जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर अगर tangent ड्रॉ कीजिएगा तो पॉजिटिव इंक्लिनेशन है। तब ये डिफाइन करता है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव कहाँ पे था? इस पॉइंट पे, और वो पॉइंट कैसा दिखाई दे रहा था आपको? मैक्सिमम। इसीलिए मैंने कहा था ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम हो जाएगा। समझ आया? नम्रा आपको समझ आया? यस सर। ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा फिजिक्स में, जहां कहीं भी फिजिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा पूछे तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, सारे टर्म डिफाइन करने के लिए। पुनीत, कोई डाउट? नो सर। याशिका? नो सर। नोहा, समझ आया आपको? यस इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। लिख लिया? रिटन। उनीब लिख लिया आपने? यस सर। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाइए। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 upon x to the power 4 minus 1 upon x to the power 2, find position of equilibrium, define whether it is stable or unstable,
ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, बहुत आसान है। सर आंसर नहीं आ रहा। आपको u दे रखा है 1/x⁴ माइनस 1/x²। आपने इसको डिफरेंशिएट किया नम्रा? सर किया लेकिन सही नहीं है, मतलब वो कुछ अजीब ही हो रहा है। अच्छा, कैसे पता कि आपने आंसर जो निकाला वो सही नहीं है? सबसे पहले मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ऐसे आपने लिखा। हाँ सर, ये तो लिखा है सही। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा n x n-1, ये हो जाएगा n x n-1। ठीक, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइड बाय x⁵
प्लस 2 डिवाइड बाय x टू द पावर q। मुझे पहले क्या फाइंड करना था, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब फोर्स की वैल्यू 0, तो इस पूरे टर्म को 0 पे पुट कर दीजिए एंड वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे ही आप 0 पुट कीजिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन x टू द पावर 5 is equals to 2 upon x to the power q. So x square is equals to 2 और x is equals to plus minus root 2। मतलब x की वैल्यू इतनी आ गई जहां पे वो फोर्स की वैल्यू 0 हो सकती है। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं सेकेंड डिफरेंशिएशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको du by dx की वैल्यू दे रखी है -4 by x to the power 5 प्लस 2 by x to the power q। फिर से सारे टर्म्स को अगर ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा -4x to the power -5 प्लस 2x to the power -3। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 5 से 20 x to the power -6 और ये हो जाएगा -6 x to the power -4। तभी पूरी वैल्यू आ जाएगी x to the power 6 एंड x to the power 4। x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, √2। अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 20 बाय, अगर x to the power 6 है, x की वैल्यू √2 है, तो 2 2 2 8 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 2 2 4। तो इसका एलसीएम 8 तो हो जाएगा 20 -12 which is 8 by 8 which is equals to 1। आपकी पूरी वैल्यू पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई x की वैल्यू पुट करने पे? सर ये x टू द पावर 4 ही होगा। x की वैल्यू √2 है ना, √2 पे पावर 4 कीजिएगा तो 4 ही आएगा ना। √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा ओके सर, या ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 ही आएगा ना, ठीक है। यस सर, वो मैं 2 सोचने लग गई थी। सेकेंड डेरिवेटिव आपको कैसा दिखाई दे रहा है, +1। अगर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस में है मतलब फोर्स, मतलब एनर्जी मिनिमम होगी मैक्सिमम होगी? मिनिमम। मिनिमम, इसीलिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन करेगा। तो इसलिए जो पॉइंट आए हैं वो स्टेबल पोजीशन को डिफाइन करता होगा। अब आप u की जगह पे x की वैल्यू √2 पुट कर दीजिए। सो u मिनिमम is equals to 1 by x to the power 4 which is 4 minus 1 by x to the power square तो हो जाएगा 1 by 2। पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 by 4। तो ये आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 5 से आ गई। पुनीत समझ आया आपको? यस सर। याशिका कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो अब किसी भी क्वेश्चन को इस कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव में आप सारे कॉन्सेप्ट सीख है, इसको अप्लाई कीजिए, इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती। लिख लीजिए इसको। सबने लिख लिया? यस सर। नम्रा कोई डाउट आज क्लास से रिलेटेड?
कुछ भी नो नहीं समझ सर, आया? बस आप ये डबल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता दीजिए। डबल डिफरेंशिएशन मैंने जो सिंगल डिफरेंशिएशन किया है उसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया है, जैसे आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं वो। फिर मैंने डबल डिफरेंशिएशन का ज्योग्राफिकल मीनिंग समझाया कि ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब होता है। इस वाले ग्राफ में मैंने आपको बताया फर्स्ट डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, सेकंड डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है ज्योमेट्रिकली। आया समझ? नम्रा, आपको क्या समझ नहीं आया? यस सर, आ गया। उनीप, कोई डाउट? नो सर। सबने लिख लिया यहाँ तक? याशिका यस सर। लिख लिया? यस सर। ओके, तो इतना पढ़ के रखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू।